वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का पहला हिस्सा है। इस कहानी में एक परिवार की जटिल भावनाओं, रिश्तों और दर्द को दर्शाया गया है, जिसमें प्यार, गुस्सा और तकलीफ एक साथ जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी दुनिया की झलक है जहां हर किरदार अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह अभी अभी स्कूल से लौटा था, अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में। उसका गहरे नीले रंग का ब्लेजर उसके कंधों पर सही से फिट था और उसकी टाई थोड़ी ढीली थी, एक लंबे दिन की थकान का संकेत। उसके बाल थोड़े बेतरतीब थे, जल्दबाजी में भागने की वजह से, लेकिन उसके कदमों में एक तेज ऊर्जा थी जब उसने पुकारा। क्वोन ने होंठ सिकोड़े, उसकी नाराजगी साफ दिख रही थी। उसके हाथ उसकी छाती पर कसकर बंधे हुए थे, उसका शरीर सख्त था, जाहिर तौर पर वह थोड़ा गुस्से में था। जंगकुक सीढ़ियों से नीचे आया, उसकी नजर क्वोन पर पड़ी। बिना एक पल गवाए वह तेजी से क्वोन की ओर बढ़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। झुकते हुए जंगकुक ने क्वोन के गाल पर एक जल्दी सा किस दे दिया। क्वोन का चेहरा ज्यादा नहीं बदला। उसने एक हाथ उठाया और तुरंत अपने गाल को पोंछ दिया जहां जंगकुक ने किस किया था, अभी भी होंठ सिकोड़े हुए। जंगकुक, क्या हुआ मेरे चैंपियन को? क्वोन ने फिर से होंठ सिकोड़े, उसके होंठ नाटकीय रूप से मुड़े हुए थे और उसने अपनी बाहें छाती पर मोड़ ली। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने सिर थोड़ा झुकाया, बिना कुछ कहे अपनी बात जाहिर करने की कोशिश की। क्वोन, मम्मा कहाँ है? जंगकुक ने धीरे से एक गाली बुदबुदाई, उसके चेहरे पर हताशा झलक रही थी। तुम कितने लापरवाह हो सकते हो, उसने सोचा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। वह कुछ कहने ही वाला था कि क्वोन उसके पास से निकल गया और सीधे तुम्हारे कमरे की ओर बढ़ गया। क्वोन दरवाजे पर रुका और उसने तुम्हें बिस्तर पर सोते हुए देखा। तुम्हारा चेहरा शांत था, तुम्हारा शरीर स्थिर था और तुम धीरे धीरे सांस ले रही थी। वह तुरंत अंदर नहीं गया। इसके बजाय वह दरवाजे के पास दीवार से टिक गया, अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाते हुए। उसकी नजर तुम पर कुछ पल के लिए ठहरी, जैसे वह विचारों में खो गया हो। उस शांत दृश्य ने उसके अंदर कुछ शांति ला दी। क्वोन, वह क्वोन के बिना क्यों सो गई? वह दरवाजे पर खड़ा था, नाराजगी से भरा हुआ, तुम्हें देखते हुए। उसके होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन वह ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सका। धीरे धीरे वह कमरे में आया और बिस्तर पर चढ़ गया। बिना कुछ कहे वह तुम्हारे करीब रेंगा और धीरे से तुम्हारे ऊपर लेट गया, अपना सिर तुम्हारे पेट पर टिका दिया। उसकी बाहें तुम्हारी कमर के चारों ओर हल्के से लिपट गईं, जैसे उसे सुकून चाहिए हो। उसके अचानक वजन से तुम थोड़ा हिली। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुली, नींद से भारी, यह समझने की कोशिश करते हुए कि तुम्हें क्या जगाया। उसे देखते ही तुमने एक हल्की सांस छोड़ी और नीचे हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर धीरे से थपकी दी। जैसे ही तुम्हारा हाथ उसके बालों से गुजरा, उसके सख्त कंधे ढीले पड़ गए और उसने एक शांत, संतुष्ट सांस छोड़ी। कुछ ही पलों में वह तुम्हारे खिलाफ सो गया, जैसा कि वह हमेशा करता था जब तुम उसके बाल सहलाती थी। उसकी सांसें धीमी और स्थिर हो गईं, तुम्हारी थपकियों के रिदम के साथ तालमेल बिठाते हुए। हालांकि तुम्हारा दिन में सोना आम बात नहीं थी, लेकिन यो के साथ हुई उस घटना सहित हर चीज की थकान ने तुम्हें थका दिया था। जल्द ही तुम्हारी पलकें भी भारी हो गई और तुम भी सो गई। तुम दोनों इस शांतिपूर्ण पल में लिपटे हुए भगवान कृष्ण और उनकी प्यारी माँ यशोदा के बंधन की तरह शुद्ध और सुंदर लग रहे थे। आधे सोए हुए होने के बावजूद तुम्हारा हाथ उसके बालों में धीरे धीरे चलता रहा, एक शांत देखभाल का कार्य जो सांस लेने जितना स्वाभाविक लगता था। जेहोब कमरे में आया, चारों ओर देखते हुए जब तक उसकी नजर तुम दोनों पर नहीं पड़ी, जो शांति से सो रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था जब वह बिस्तर के पास आया। YN, उठो, उसने गंभीर स्वर में कहा। तुमने धीरे धीरे आंखें खोली, नींद से भरी हुई, और उसे वहां खड़ा देखा। उठो और डिनर बनाओ। शाम हो चुकी है, उसने सख्ती से कहा और फिर मुड़कर कमरे से चला गया, कैजुअली कपड़े पहने हुए। तुमने चुपचाप सिर हिलाया, उठकर बैठ गई। क्वोन की ओर मुड़ते हुए
जो अभी भी सो रहा था, तुमने उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। फिर सावधानी से तुमने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, उसे जगाए बिना। तुमने हल्के से मुस्कुराया और झुककर उसके माथे पर एक नरम किस दे दिया। भारी आवाज में तुमने फुसफुसाया, क्वोन, उठो। तुमने उसके छोटे उंगलियों को चूमा और वह थोड़ा हिला, नींद में करवट लेते हुए। मम्मा, उसने नींद में बुदबुदाया। मुस्कुराते हुए तुमने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया, उसे एक बैक हग में खींचते हुए। उसके कान पर हल्का किस देते हुए तुमने फुसफुसाया, क्वोन, चलो कुक करें। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और वह उठ बैठा, अपनी आंखें मलते हुए जैसे पूरी तरह जागने की कोशिश कर रहा हो। मैं भी कुक करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। तुमने हल्के से हंसा और उठ बैठीं, अपने कपड़े ठीक करते हुए। आगे झुककर तुमने उसके गाल पर एक प्लेफुल मुस्कान के साथ किस दिया। येप, तुमने गर्मजोशी से कहा। उसने अपने छोटे हाथों से तुम्हारा चेहरा पकड़ा, आगे झुककर तुम्हारे होठों पर एक जल्दी सा पेक दे दिया। तुमने गर्मजोशी से मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। चलो, तुम्हारे कपड़े बदलते हैं, तुमने नरमी से कहा, यह देखते हुए कि वह अपनी नींद भरी आंखें बार बार मल रहा था। नहीं बात, उसने जिद्दी स्वर में शिकायत की। तुम उसकी प्यारी जिद पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उसके गाल पर किस दे दिया। ठीक है, लेकिन कोई शरारत नहीं, ओके, तुमने नरमी से कहा, एक भौं उठाते हुए। वह हंसा और सिर हिलाया, अपने छोटे हाथों को तुम्हारी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए। सावधानी से तुमने उसके कपड़े उतारे और उसे बाथरूम में ले गईं। तुमने उसे बाथटब में रखा, उसके छोटे शरीर को साफ किया और उसे एक ताजगी भरा बाथ दिया। जब हो गया, तुमने उसे एक तौलिए में लपेट दिया। लेकिन क्वोन ने होंठ सिकोड़े और छटपटाया, चिल्लाते हुए, नहीं मम्मा, इसे ऐसे लपेटो जैसे आप अपने चारों ओर लपेटती हैं। तुम उसके प्यारेपन पर हल्के से हंस पड़ी, उसकी मासूमियत ने तुम्हारा दिल पिघला दिया। वह शरारती ढंग से हंसा और तुमने हंसते हुए हार मान ली, तौलिए को उसके सीने के चारों ओर लपेट दिया, जैसे एक लड़की करती है। उसे अपनी बाहों में उठाते हुए तुम बाथरूम से बाहर निकलने लगी। मम्मा, मेरा मेरा, क्वोन ने उत्साह से चिल्लाया, पीछे की ओर इशारा करते हुए। क्वोन, हमें देर हो रही है, तुमने एक सांस के साथ कहा, हालांकि तुम्हारा स्वर नरम था। मम्मा, प्लीज, उसने विनती की, उसकी बड़ी आंखें उत्साह से चमक रही थी। तुम उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी और हंसते हुए बाथरूम में वापस मुड़ गई। मिरर के सामने खड़े होकर तुमने उसे ऊपर उठाया ताकि वह खुद को देख सके। वह खुशी से हंसा, अपने छोटे हथेलियों से अपने गाल रगड़ते हुए अपनी परछाई को निहारते हुए। तुमने गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसे देखते हुए। यह एक परिचित दृश्य था, यह तुम्हें जंगकुक की याद दिलाता था, जो हर दिन तैयार होने पर ऐसा ही करता था। क्वोन के पास हमेशा घर के हर किसी की नकल करने की आदत थी, उनकी छोटी छोटी आदतों को अपनाकर उन्हें अपना बना लेता था। यह बेहद प्यारा और एंड्योरिंग था। क्वोन की छोटी छोटी हरकतें हमेशा तुम्हारा दिल पिघला देती थी, वे इतनी अडोरेबल थी। मम्मा, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? क्वोन ने शर्मीली मुस्कान के साथ पूछा, उसकी आंखें तुम्हारी ओर चमकते हुए। तुमने हल्के से हंसा और उसके गोलमटोल गाल पर किस दे दिया। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुमने गर्मजोशी और प्यार से कहा। ही, चलो, क्वोन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बाहों में छटपटाते हुए। क्वोन का यह सवाल पूछना असामान्य नहीं था, जंगकुक अक्सर तैयार होते समय उससे यही पूछता था, इसलिए क्वोन ने भी तुमसे यह पूछने की आदत डाल ली थी। तुमने जल्दी से उसे आरामदायक नाइट क्लोथ्स में बदला और उसे नीचे ले गईं। जब तुमने क्लॉक पर नजर डाली तो तुम्हारी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। समय तुम्हें जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा हो चुका था। तुम तेजी से किचन में दौड़ी, क्वोन को काउंटर पर बिठाया और उसे जल्दी से एक बनाना दे दिया। यह लो, इसे खाओ, तुमने कहा, उसे देती हुई, जबकि तुम खोए हुए समय को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। क्वोन, अपने बनाना को खुशी से चबाते हुए, तुम्हारी ओर उत्सुक आंखों से देखा। मम्मा, आप क्या बना रही हैं? तुमने नीचे झुककर उसके नाक के सिरे पर किस दे दिया, फिर सब्जियां काटने में वापस लग गईं। यह एक सरप्राइज है,
तुमने प्लेफुल मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा तुरंत खिल उठा और वह मुस्कुराया। क्वोन को मम्मा के सरप्राइजेस पसंद हैं। उसके उत्साह पर तुम मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसकी छोटी छोटी चीजों पर खुशी हमेशा तुम्हारा दिल गर्म कर देती थी। तुमने डिनर तैयार करना खत्म किया और जल्दी से अपने हाथ धोए। क्वोन काउंटर पर बैठा था, एक टोमेटो से मोहित होकर उसे अपने छोटे हाथों में घुमा रहा था। यह क्या है? रेड रेड, उसने तुमसे पूछा, अपनी बड़ी जिज्ञासु आंखों से ऊपर देखते हुए। तुमने अपने हाथ सुखाते हुए सिर घुमाया, उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए। यह एक टोमेटो है, तुमने नरमी से जवाब दिया। टॉम, टॉमा, टोमेटो, क्वोन ने शब्द को दोहराया, भ्रमित होकर उसे उच्चारण करने की कोशिश की। तुमने हल्के से हंसा और अपने हाथ कपड़े से पोंछे, फिर उसके स्तर तक झुक गईं। नहीं, क्वोन, यह टोमेटो है, तुमने धीरे धीरे कहा, हर अक्षर पर जोर देते हुए। तुमने उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और क्वोन ने फिर से टोमेटो को देखा, अभी भी अनिश्चित। टोमेटो, उसने पूछा, उसे तुम्हारी ओर उठाते हुए, चेहरे पर पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ। तुमने उसके प्यारे प्रयास पर हल्के से हंसा और सिर हिलाया। करीब, क्वोन, लेकिन यह टोमेटो है, तुमने धैर्य से दोहराया। क्वोन के प्यारे उच्चारण, टोमेटो, पर तुम हंस नहीं सकी। ठीक है, टोमेटो, तुमने हल्के से हंसते हुए कहा। उत्साहित होकर क्वोन किचन से बाहर भागा और नमजून के पास दौड़ा, जो हॉल में बैठे एक फाइल पढ़ रहे थे। डैड, देखो, टोमेटो, क्वोन ने गर्व से टोमेटो को ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। नमजून ने मुस्कुराया और उसे अपनी गोद में उठा लिया, हल्के से हंसते हुए। यह क्या है, क्वोन? टोमेटो, क्वोन ने बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। नमजून ने हल्के से हंसा और सिर हिलाया। यह टोमेटो है, मेरे प्रिंस। क्वोन ने सिर हिलाया, अभी भी अपने विश्वास पर अड़ा हुआ। हाँ, टोमेटो। नमजून ने फिर से हल्के से हंसा, क्वोन की प्यारी जिद पर सिर हिलाते हुए। तुम हॉल में आई, लेकिन जब तुमने उन दोनों को साथ हंसते देखा, तो तुम रुक गईं। घबराहट महसूस करते हुए तुमने अपनी गला साफ किया और नमजून की ओर देखा। डिनर तैयार है, तुमने धीरे से कहा। नमजून ने तुम्हारी ओर देखा, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई जैसे ही उसकी नजर तुमसे मिली। उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। लेकिन क्वोन, हमेशा की तरह मीडिएटर, ने अपने छोटे हाथों से नमजून का चेहरा पकड़ा। डैडी, आपको यस कहना चाहिए, सिर्फ सिर मत हिलाएं। यह बुरी आदत है, क्वोन ने गंभीर स्वर में कहा, हालांकि उसका छोटा चेहरा चिंता से भरा था। नमजून ने तुम्हारी ओर देखा और तुम चिंतित हो गई। क्या क्वोन ने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था? लेकिन क्वोन की खातिर नमजून ने सिर हिलाया। यस, आ रहा हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी हार झलक रही थी। तुम दूसरे कमरे में गईं ताकि सबको डिनर के लिए बुला सकें, लेकिन जैसे ही तुम गईं, तुमने सुना कि क्वोन नमजून के सिर पर थपकी दे रहा था। गुड डैडी, गुड, क्वोन ने गर्व से कहा। नमजून ने नीचे झुककर क्वोन के गाल पर किस दे दिया। उसकी आवाज नरम लेकिन मजाकिया थी। यह तुम्हें किसने सिखाया, हाँ? क्वोन ने टोमेटो का एक टुकड़ा लिया और मुंह बनाया, जाहिर तौर पर उसे थोड़ा खट्टा लगा। यो डैडी ने मम्मा को कहा जब वह उसे प्यार कर रहे थे, उसने बाइट्स के बीच बोलते हुए कहा। नमजून ने सिर हिलाया लेकिन हल्के से हंसा, हालांकि क्वोन के शब्दों से वह थोड़ा हैरान लग रहा था। क्वोन ने खांसा और फिर से मुंह बनाया, टोमेटो की खटास से उसका छोटा मुंह सिकुड़ गया। घबराते हुए नमजून ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और टोमेटो को उसके हाथ से ले लिया। पानी चाहिए, उसने चिंतित होकर पूछा। क्वोन ने सिर हिलाया और नमजून उसे जल्दी से किचन में ले गया। उसने सुनिश्चित किया कि क्वोन ने पानी पिया ताकि खट्टा स्वाद धुल जाए। फिर छोड़े गए टोमेटो को धोया और अपने हाथ साफ किए। तुम उन्हें सर्व करने में व्यस्त थी। तुम्हारे हाथ सावधानी से चल रहे थे जबकि क्वोन बिना रुके बातें कर रहा था, मुश्किल से सांस लेने के लिए रुकते हुए। नमजून वहां नहीं था, शायद काम पर या कहीं और, जैसा कि आम तौर पर होता था। तुमने तहुम के ग्लास में जूस डाला, लेकिन उसने कैजुअली इशारा करके रोका, अपना हाथ उठाकर संकेत दिया कि आधा ही भरना है।
तुमने जैसा उसने कहा, ग्लास को आधा भरा, उससे सवाल नहीं किया। क्वोन हमेशा की तरह यो की गोद में था। उसके छोटे हाथ बाहर निकले हुए थे क्योंकि यो उसे खिलाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अचानक तुमने बोल दिया। तुम्हारी आवाज में हल्की कांप थी। यो उसे वह मत खिलाओ, तुमने कहा। तुम्हारी नजर जमीन पर टिकी हुई थी क्योंकि तुमने उसकी नजर को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। यो की आंखें सिकुड़ गईं, एक ग्लेर बनाते हुए जैसे ही उसने तुम्हारी ओर देखा। तुमने कठिनाई से निगला। उसकी नजर का वजन तुम्हें छोटा महसूस करा रहा था, लेकिन तुमने अपनी नजर जमीन पर रखी, उसकी आंखों से बचते हुए। क्वोन तनाव से अनजान खुशी से बोला, हाँ डैडी, मम्मा ने मेरे लिए पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे यह मत खिलाओ। उसके शब्द उत्साह से भरे थे। उसकी मुस्कान चौड़ी थी जैसे ही उसने यो की ओर देखा। यो ने सांस छोड़ी। उसका चेहरा नरम पड़ गया जैसे ही उसने क्वोन की ओर देखा, जो इतना अडोरेबल और मासूम लग रहा था। अपनी शुरुआती नाराजगी के बावजूद वह अपने बेटे के उत्साह पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुमने जल्दी से 2 छोटे पैनकेक्स लाए, प्लेट को यो के सामने रखते हुए। तुम्हारे हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन तुमने इसे छुपाने की कोशिश की, ध्यान नहीं खींचना चाहती थी। हालांकि तहयुंग ने नोटिस कर लिया। उसकी तेज आंखों ने तुम्हारी हल्की कापती हरकत को पकड़ लिया। अपना गला साफ करते हुए तहयुंग ने कैजुअली कहा, मुझे करी पास करो। तुमने जल्दी से सिर हिलाया, अपने ध्यान को बनाए रखने की कोशिश करते हुए करी को सर्व किया। इस बीच क्वोन, जो यो की गोद में बैठा था, ने अपने पिता की ओर देखा और होंठ सिकोड़ लिए। डैडी, आपको पता है मम्मा बहुत खराब है। वह मुझे लेने नहीं आई। मैं उनका इंतजार कर रहा था। उसके शब्द बचकानी नाराजगी से भरे थे। तुम किचन में थी, काउंटर को कपड़े से साफ करते हुए। वहां कोई फैन नहीं था, गर्मी असहनीय थी, और तुम्हारा पूरा शरीर पसीने से तर था, जिससे तुम्हें असहज महसूस हो रहा था, लेकिन तुम आगे बढ़ती रहीं, इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। बाकी मेंबर्स रुक गए और क्वोन की ओर देखा। कमरे में एक पल के लिए शांति छा गई। यो ने सांस छोड़ी, अपने खाने से नजर उठाए बिना शांत स्वर में बोला, हम हमेशा तुम्हें लेते हैं मेरे प्यार। फिर तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? हाँ। उसने पैनकेक का एक छोटा टुकड़ा क्वोन के मुंह में डाला, उसे खाते हुए देखते हुए। क्वोन, अभी भी नाराज, ने सिर हिलाया। लेकिन सबकी मम्मा आती हैं, मेरी क्यों नहीं? यह ठीक नहीं है डैडी। उसकी आवाज में वह अन्याय साफ झलक रहा था जो वह महसूस कर रहा था। यो ने अपना खाना निगल लिया, दूसरों की ओर थकी हुई नजर से देखते हुए। जिन, जो चुपचाप देख रहे थे, आखिरकार बोले, उनका स्वर अधिक सख्त था। क्वोन, अब और डिस्कशन नहीं, अपना खाना खाओ। जिन के शब्दों के असर के साथ क्वोन का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसके छोटे हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए और उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ ली। उसके गाल गुस्से से लाल हो गए। आंसू उसकी आंखों में भर आए जैसे ही उसने यो की ओर देखा। वह दर्द उसके लिए बहुत ज्यादा था जिसे वह अंदर रख सके। अचानक एक जोरदार हरकत के साथ वह यो की गोद से कूद गया और किचन की ओर भागा। उसकी सिसकियां तेज होती गईं। मम्मा, उसने रोते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज टूट रही थी जैसे ही वह तुम्हारी ओर भागा। उसके रोने की आवाज ने तुम्हें किचन से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही तुमने उसे देखा, तुमने उसे अपनी बाहों में लेने के लिए जल्दी की, उसे कसकर गले लगाया। क्या हुआ क्वोन? क्या तुम्हें चोट लगी है? तुमने पूछा। तुम्हारी आवाज नरम लेकिन चिंता से भरी थी। क्वोन ने अपना चेहरा तुम्हारी छाती में दबा दिया, बेकाबू होकर रोते हुए। डैडी बहुत खराब है, उसने रोते हुए कहा। उसके शब्द उसकी आंसुओं से दब गए। तुमने उसकी पीठ सहलाई, उसे शांत करने की कोशिश की। इस बीच सभी मेंबर्स चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखों में हताशा और कंफ्यूजन का मिश्रण था। वे मम्मा 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 हर समय सुनने से थक गए थे और यह उन पर भारी पड़ने लगा था। तुमने हॉल में मौजूद तनाव को नोटिस नहीं किया जैसे ही तुमने अपने हाथों से पसीना अपने ड्रेस पर पोंछा, फिर क्वोन के आंसुओं से भरे चेहरे को पकड़ा। तुम एक पल के लिए झिझकी, उसे किस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम पसीने से तर थी। डर था कि वह गंदा हो जाएगा।
तुमने धीरे से फुसफुसाया, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। क्वोन, मत रो। शे, देखो, मैं यहाँ हूँ। डैडी खराब नहीं है। हम ठीक है, चलो मैं तुम्हें खिलाऊं। ऑल राइट। तुमने उसे शांत करने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि खाने का ऑफर उसकी परेशानी को कम करेगा। तुमने सावधानी से क्वोन को अपनी गोद में लिया, उसे नरमी से अपने कमरे में ले गई। तुमने उसे बिस्तर पर बिठाया, उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए। उसकी छोटी सिसकियां तुम्हारा दिल दुखा रही थी। जैसे ही तुमने नरमी से कहा, उसे शांत करने की कोशिश की। मम्मा आइसक्रीम और पैनकेक्स लेकर आ रही है, ओके, तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्वोन ने सूंघा और सिर हिलाया, अभी भी परेशान लेकिन तुम्हारे शब्दों से थोड़ा शांत। ओके, मम्मा, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने उसे एक नरम हग दिया और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही तुम बाहर आई, तुम्हें आने वाले पल का वजन महसूस हुआ। तुम्हें यो और बाकियों का सामना करना था। तुम उनकी ओर बढ़ी, दिल तेजी से धड़क रहा था, और जैसे ही तुम लिविंग रूम में पहुंची, उनकी नजरें तुम पर टिक गईं। उनकी नजरें सख्त थी, जिनकी आवाज चुप्पी को तोड़ते हुए आई, नाराजगी से भरी हुई। उसे अपने कमरे में ले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ? तुमने नीचे देखा, उसकी आवाज की कठोरता से सहमते हुए। एच, वह रो रहा था। तुमने हकलाते हुए समझाने की कोशिश की, तो मैंने सोचा कि उसे अपने कमरे में फीड कर दूं। इससे पहले कि तुम और कुछ कह पाती, जिमिन अचानक खड़ा हो गया। उसके हाथों ने तुम्हारा चेहरा जोर से पकड़ लिया। तुम सहम गई, दर्द से एक हल्की चीख निकल गई। आह! तुमने हांफते हुए कहा, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और सख्त हो गई। क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा नहीं हो गई हो? हाँ? उसे अजीब चीजें सिखाकर फ्रीडम पाने की कोशिश कर रही हो? हाँ? जिमिन की आवाज कठोर थी, और उसके नाखून तुम्हारी त्वचा में धंस गए, जिससे तुम चुपचाप सिसकने लगी। प्लीज, कौन सुन लेगा? तुमने फुसफुसाया, डरते हुए कि वह तुम्हें इस हाल में देख लेगा। तुम नहीं चाहती थी कि वह तुम्हारा दर्द देखे। तभी जेहोक की आवाज गूंजी। जिमिन। जेहोक के आदेश पर जिमिन ने तुम्हारा चेहरा छोड़ दिया, और तुम थोड़ा पीछे लड़खड़ा गईं। तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी थी, और होंठ काटने से चोटिल हो गए थे ताकि अपनी सिसकियां रोक सकें। तुमने खुद को संभालने की कोशिश की, अपने आंसुओं को पोंछा, और गहरी सांस लेकर किचन की ओर बढ़ी। यो ने क्वोन की प्लेट को एक तरफ खिसका दिया। यह साधारण हरकत तुम्हें छोटा महसूस करा रही थी, लेकिन तुम में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। तुमने अपना चेहरा पोंछा और छोटी प्लेट ली, किचन की ओर चल दी। किचन में तुमने आइसक्रीम लिया और अपने कमरे की ओर वापस गईं। जब तुम अंदर पहुंची, तुमने क्वोन को अपने छोटे पिल्लों के साथ खेलते हुए देखा। हालांकि उसका अपना कमरा था, उसकी ज्यादातर चीजें तुम्हारे पास रहती थीं। उसे देखकर तुम्हारा दिल गर्म हो गया। तुम उसके पास बैठ गईं, और पहले उसे पैनकेक्स खिलाना शुरू किया, फिर आइसक्रीम, हर बाइट के बाद उसके होठों को अपनी उंगलियों से नरमी से पोंछते हुए। तुम्हें पसंद आया? तुमने नरमी से पूछा, उसकी मुस्कान को देखते हुए। क्वोन ने सिर हिलाया, अभी भी मुस्कुराते हुए। हाँ, मम। तुमने उसके सिर पर थपकी दी, प्लेट और बॉल अपने हाथों में लिया, और किचन की ओर वापस गईं। तुम वहां 1 घंटे तक खड़ी रहीं, सारे बर्तन धोते हुए। तुम्हारा शरीर थकान से चूर हो गया था। ऐसा लगता था कि हमेशा और काम करना पड़ता था, आराम करने का समय कभी नहीं मिलता था। तुम्हें याद नहीं था कि आखिरी बार तुमने ठीक से खाना कब खाया था, लेकिन उनके पास कभी लेफ्टओवर्स नहीं बचते थे। तुम बॉल में बची हुई चावल खा सकती थी, लेकिन उनसे कोई दया नहीं थी। जैसे ही तुम अपने कमरे में वापस आईं, तुमने क्वोन को शांति से सोते हुए देखा। तुम उसके पास बैठ गईं, उसके सिर पर नरमी से थपकी देते हुए और उसके पेट को सहलाते हुए उसे गहरी नींद में ले जाने की कोशिश की। उसके बाद तुम कमरे से बाहर निकली और हॉल में बैठ गईं, नमजून के घर आने का इंतजार करते हुए, उम्मीद करते हुए कि उससे कुछ सुकून या राहत मिलेगी। रात 1 बजे तुम चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जब दरवाजे पर एक नॉक ने तुम्हें अपने विचारों से बाहर खींचा। तुम जल्दी से खड़ी हुई, पेपर को मोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही तुमने इसे खोला, नमजून वहां खड़ा था,
हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, जैसा वह 4 साल पहले लगता था। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसकी बेदाग त्वचा, सब कुछ इतना परिचित था, फिर भी एक दूरी महसूस होती थी। बिना एक शब्द कहे उसने अपना कोट उतारा और तुम्हें दे दिया। तुमने इसे स्वचालित रूप से ले लिया, कोट रैक पर टांग दिया। फिर तुम उसकी टाई खोलने के लिए बढ़ी। यह काम तुम्हारे लिए दूसरी प्रकृति बन चुका था। खाना तैयार है। क्या मैं इसे गर्म कर दूं? तुमने धीरे से पूछा। तुम्हारी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, अनिश्चित कि वह तुम्हें जवाब भी देगा या नहीं। उसने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया, तुम्हारी ओर एक नजर भी नहीं डाली। वह तुम्हारे पास से निकल गया, सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए अपने कमरे की ओर। तुम्हें वहां खड़ा छोड़ दिया। चुप्पी तुम दोनों के बीच भारी हो गई। तुम किचन में गईं, खाने को माइक्रोवेव में डाल दिया। किचन उनके कमरों से अलग था, जो सभी ऊपर थे। दूसरी ओर तुम्हारा कमरा नीचे था, हालांकि यह वास्तव में कमरा नहीं था, बस एक कन्वर्टेड स्टोरेज स्पेस जिसे तुमने जितना हो सके आरामदायक बनाने की कोशिश की थी। लेकिन चाहे तुम इसे कितना भी कोजी क्यों ना बनाओ, यह कभी सचमुच तुम्हारा नहीं लगा। कमरे का कंसेप्ट तब बेमानी लगता था जब तुम्हें हर बार इसे छोड़ना पड़ता था। उनकी जरूरतों को पूरा करने के बाद तुम्हें इसमें वापस रेंगना पड़ता था। तुम्हारी अपनी इच्छाएं और आराम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उनकी खुशी हमेशा प्राथमिकता थी, और तुम्हें गंदगी साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता था, सचमुच और रूपक दोनों तरह से। जैसे ही माइक्रोवेव की आवाज गूंजी, तुम अपनी स्थिति का वजन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। भले ही तुम्हारे पास आराम करने की जगह थी, यह कभी घर जैसा नहीं लगा। यह बस एक जगह थी जहां तुम एग्जिस्ट करती थी, तुम्हारी इस घर में भूमिका की याद दिलाती थी। तुम्हें आराम या शांति की लक्ष्योरी नहीं थी, नहीं जब यह हमेशा उनकी मर्जी पर निर्भर था। वह शर्टलेस नीचे आया, उसके कदम फर्श पर भारी पड़ रहे थे। इस बीच तुम पहले से ही टेबल सेट कर रही थी, एक लंबे दिन से थकी हुई। तुम इतनी थकी हुई थी कि बस लेटकर सोना चाहती थी, लेकिन तुम्हें खाना सर्व करना खत्म करना था। जैसे ही तुमने गर्म बॉल को टेबल पर रखा, तुम सहम गई जब तुमने महसूस किया कि उसके हाथ तुम्हें पीछे से लपेट रहे हैं। बॉल की गर्मी अचानक तुम्हारी हथेली को छू गई, जिससे तुम दर्द से सिसकारी भर उठीं। उसने जल्दी से बॉल को तुम्हारे हाथों से ले लिया, इसे टेबल पर रख दिया। उसका हाथ भी जल गया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। तुमने अपनी हथेली पकड़ ली, उस छोटे से जले हुए निशान को देखते हुए। तुम्हारी आंखें थोड़ा पानी से भर आईं, और तुमने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। तुमने उसका हाथ अपनी कमर पर नीचे खिसकते हुए महसूस किया, जैसे ही वह तुम्हारी खुशबू सूंघने के लिए झुका, जिससे तुम सख्त हो गईं। मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज सख्त थी और तुम्हारी ओर देखे बिना भी। तुमने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने निचले होंठ को काट लिया, बढ़ती हताशा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। तुम पूरे दिन काम कर रही थी, मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, और अब यह। तुम उसे गुस्सा नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमने चेयर को पकड़ लिया, शांत रहने की कोशिश की। उसने तुम्हारे कंधे पर हल्के से किस किया और दूर चला गया, टेबल पर बैठ गया। तुमने एक गहरी सांस ली, तुम्हारी आंखें अभी भी आंसुओं से चमक रही थी, और खाना सर्व करना जारी रखा। जैसे ही तुमने उसकी प्लेट उसके सामने रखी, उसने संतुष्टि की एक हल्की हुमिंग दी। तुमने उसे खाते हुए देखा, अपने पेट में भूख की टीस महसूस करते हुए। तुम्हारा शरीर खाना न खाने से दुख रहा था, और उसे अपने खाने का आनंद लेते देखना इसे और बुरा बना रहा था। तुम इस सब की नाइंसाफी को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। नमजून, तुमने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज कांप रही थी। क्या क्या मैं थोड़ा खा सकती हूँ? उसने अपने फोन से ऊपर देखा, उसकी नजर ठंडी और अनइंटरेस्टेड थी। तुम अपने उंगलियों को चेयर के किनारे पर सख्त करते हुए महसूस कर सकती थी, जैसे ही तुम उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। लेफ्टओवर्स, उसने धीमी, लगभग बोर्ड स्वर में जवाब दिया, फिर एक और कॉर लिया। लेकिन मैंने खाया नहीं, तुमने शुरू किया, लेकिन रुक गई जब उसने अपना हाथ उठाया, तुम्हें चुप रहने का संकेत देते हुए। तुमने अपने होंठ काट लिया, वे शब्द रोकते हुए जो तुम कहना चाहती थी। चुपचाप। तुम किचन में गईं ताकि उसके लिए जूस ला सकें,
अपने चेहरे से बचे हुए आंसुओं को पोंछते हुए। तुम लौटीन तो पाया कि वह अभी भी अपने फोन पर फोकस था, तुम्हारी स्ट्रगल को नोटिस भी नहीं कर रहा था। उसके खत्म करने के बाद तुमने चुपचाप बर्तन लिए और उन्हें धोना शुरू कर दिया। जैसे ही तुम साफ कर रही थी, तुमने फ्रिज का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और एक ठंडक तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ गई। तुम्हें पता था कि आगे क्या आने वाला था। नमजून ने आइस क्यूब्स निकाले और एक बॉल को काउंटर पर रखा, तुम्हारे खत्म करने का इंतजार करते हुए। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे जैसे ही तुमने बर्तनों को धीरे धीरे धोने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि जो होने वाला था उसे टाल सकें। लेकिन तुम्हें पता था कि इससे मदद नहीं मिलेगी। जल्दी करो, उसने तेजी से कहा। उसकी आवाज कठोर और डिमांडिंग थी। तुम उसकी टोन पर चौंक गईं। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे ही तुमने जल्दी खत्म करने की कोशिश की। तुमने खुद को तैयार किया, यह जानते हुए कि क्या होने वाला था। जब तुम मुड़ी, उसकी नजर तुमसे मिली और उसने हल्के से सिर हिलाया, तुम्हें उसके पास आने का इशारा करते हुए। न चाहते हुए भी तुम उसकी ओर बढ़ी। इससे पहले कि तुम कुछ कर पाती, उसने तुम्हें काउंटर पर जोर से धकेल दिया। तुम उसकी छुअन से सहम गईं। तुम्हारी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। नमजून, मुझे माफ कर दो, तुमने हकलाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे शब्द कट गए जब उसने बिना वार्निंग के एक आइस क्यूब तुम्हारे मुंह में ठूंस दिया। उसका हाथ तुम्हारा चेहरा स्थिर रख रहा था, तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए मजबूर कर रहा था जैसे ही ठंडा बर्फ तुम्हारी जीभ से टकराया। आंसू तुम्हारी आंखों में भर आए जैसे ही उसने जारी रखा, एक के बाद एक आइस क्यूब, जब तक तुम्हारा मुंह भर नहीं गया। तुमने उसे देखा, तुम्हारी आंखें कंफ्यूजन और दर्द से भरी थी। यह वह इंसान नहीं था जिसे तुम एडमायर करती थी, जो तुम्हें गिफ्ट्स देता था और दया दिखाता था। तुम थोड़ा घुटने लगी जैसे ही उसने तुम्हारे गाल पर और जोर से दबाया, तुम्हें निगलने के लिए मजबूर करते हुए। इन्हें खाओ, जल्दी करो, उसने ठंडे और भावहीन स्वर में आदेश दिया। आंसू तुम्हारे चेहरे से नीचे बहने लगे और तुम नमजून की आंखों में कुछ भी नहीं देख सकी सिवाय गुस्से और बदले की गहरी इच्छा के, एक बदला जो तुमसे कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी यह सब तुम्हें चोट पहुंचाने में खत्म हो रहा था। तुम जोर से खांसी जब एक छोटा बर्फ का टुकड़ा तुम्हारे गले में अटक गया। बेताबी से तुमने काउंटर को पकड़ा, सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए। नमजून ने तुम्हारा चेहरा छोड़ दिया और तुम जल्दी से काउंटर पर रखे आधे खाली पानी के ग्लास से पानी पीने के लिए दौड़ी। वह बिना एक शब्द कहे चला गया। तुम्हारे दर्द से संतुष्ट लग रहा था, लेकिन तुम अभी भी घुट रही थी। तुम्हारा गला बर्फ से कच्चा और दर्द भरा था। आंसू चुपचाप बहते रहे और तुम धीरे से सिसक रही थी, काउंटर को सहारा बनाए हुए। अचानक तुम सहम गई जैसे ही एक हाथ नरमी से तुम्हारे सिर पर रखा गया, तुम्हें हांफने पर मजबूर कर दिया। सॉरी, तुमने हकलाते हुए कहा, स्वचालित रूप से माफी मांगने के लिए मुड़ते हुए। लेकिन जब तुमने ऊपर देखा, यह नमजून नहीं था, यह तहयुंग था। उसकी गहरी आंखें तुमसे मिली और एक पल के लिए केवल चुप्पी थी। यह चुप्पी इस बार अलग थी, शांत, सुकून भरी। तहयुंग ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस पास खड़ा रहा, तुम्हें एक समझ भरी नजर से देखते हुए। तुमने जल्दी से अपने चेहरे से ताजा आंसुओं को पोंछा और नीचे देखा, उसकी नजर से मिलने में असमर्थ। वह करीब आया, उसके हाथ काउंटर पर तुम्हारी कमर के दोनों तरफ टिक गए। तुम्हारे होंठ भावनाओं के मिश्रण से कांप रहे थे। तहयुंग धीरे धीरे झुका, तुम्हारे गाल पर एक नरम किस दे दिया। उसके किस की कोमलता ने और आंसू बहा दिए। उसकी चुप्पी, उसकी हरकतें किसी भी शब्द से ज्यादा बोल रही थी। वह कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी छुअन में दया तुम्हारे अंदर के दर्द को और वास्तविक बना रही थी। तहयुंग ने तुम्हारे हाथ पर एक हाथ रखा, अपनी अंगूठी से तुम्हारी त्वचा को नरमी से सहलाते हुए। उसने तुम्हारे गाल पर फिर से किस किया, हर किस नरम, उसके होंठ तुम्हारी ठंडी त्वचा के खिलाफ गर्म थे। वह और करीब आया, तुम्हारे ईयरलोब को किस करते हुए और फिर नरमी से चाटते हुए। तुम्हारी आंखें सेंसेशन के मिश्रण से बंद हो गईं। ठीक जब सब कुछ धीमा लगने लगा, एक तेज आवाज ने उस पल को तोड़ दिया। मम! तुम दोनों सहम गए जैसे ही क्वोन वहां आया, तहयुंग की पैंट को पकड़कर उसे तुमसे दूर खींचने की कोशिश कर रहा था। तुमने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा,
क्वोन की अचानक मौजूदगी से चौंक गईं। तहयुंग पीछे हट गया। उसकी नजर क्वोन से मिली, जो अब रो रहा था। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। तुमने बिना सोचे समझे क्वोन की ओर दौड़ लगाई, उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी पीठ को नरमी से सहलाते हुए सांत्वना दी। तुमने उसके आंसुओं को पोंछा और क्वोन ने अपनी छोटी बाहें तुम्हारी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट दी, तुम्हारे गले में सुकून ढूंढते हुए। का क्वोन, क्या हुआ? तुमने चिंता से भरी आवाज में पूछा। तुम्हें पता था कि क्वोन का रात में जागकर रोना आम बात थी अगर वह तुम्हें अपने पास न पाए। लेकिन एक माँ के तौर पर यह स्वीकार करना मुश्किल था कि बच्चों को रोना पड़ता है। हर माँ अपने बच्चे को हर छोटे बड़े दर्द से बचाना चाहती है। मम क्वोन के साथ नहीं सोई थी। वह सिसकते हुए बोला, उसकी आंखें नींद से भारी थी। उसकी आवाज में दुख और थकान थी। तहयुंग पास ही चुपचाप खड़ा था, अपने होंठ चाटते हुए तुम दोनों को देख रहा था। उसने सांस छोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। तुमने क्वोन की पीठ को नरमी से सहलाया, उसे शांत करने की कोशिश की। मैं यहाँ हूँ। हम सॉरी। मम बस पानी पी रही थी। तुमने नरमी से समझाया, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। तुम नहीं चाहती थी कि वह खुद को अकेला महसूस करे, भले ही एक पल के लिए। तुम उसे अपने कमरे में ले गई, पहले बाथरूम में, ताकि वह खुद को रिलीव कर सके। वह अभी भी आधा सोया हुआ था, उसका छोटा शरीर थकान से सुस्त था। जब वह खत्म कर चुका, तुमने उसे बिस्तर पर ले जाकर आराम से लिटाया। लेकिन जैसे ही तुम उसके पैरों के चारों ओर डूवेट ठीक कर रही थी, उसने नींद में एक और सिसकी छोड़ दी। मम, क्वोन की आवाज में हताशा और नींद का मिश्रण था। तुम्हें पता था कि वह थकने पर ग्रैम्पी हो सकता है, और यह उसके लिए असामान्य नहीं था। तुमने जल्दी से अपने ऊपरी कपड़े उतारे, उसे अपनी टांगों पर लिटाया। वह सिकुड़ गया, अपना चेहरा तुम्हारे नंगे पेट में दबाते हुए। उसके छोटे हाथ तुम्हारी कमर के नीचे टिक गए। तुमने उसके सिर पर नरमी से थपकी दी, एक परिचित इशारा जो हमेशा उसे सुरक्षित और सुकून महसूस कराता था। उसे इस तरह सोना पसंद था, उसका सिर तुम्हारे पेट पर, तुम्हारे शरीर की गर्मी को महसूस करते हुए। इस बीच तहयुंग ने अपना पानी खत्म कर लिया था। उसकी नजर उस बॉल पर पड़ी जिसमें पिघले हुए आइस क्यूब्स थे। उसने गहरी सांस छोड़ी, यह समझते हुए कि क्या हुआ था। यह कुछ नया नहीं था, बस उस कंस्टेंट टेंशन और मुश्किल स्थिति की एक और याद थी जिसमें तुम सब रह रहे थे। अगली सुबह तुम जल्दी उठीं, अपनी बाहें फैलाते हुए बिस्तर से बाहर निकली। घर शांत था, सुबह की नरम रोशनी खिड़कियों से छन रही थी। तुम किचन में गईं, अपनी आंखें मलते हुए, और ब्रेकफास्ट तैयार करना शुरू कर दिया, साथ ही हर जरूरी चीज, उसका स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और वाटर बॉटल। गन टोस्ट और दूध की खुशबू हवा में भर गई। जब सब कुछ तैयार हो गया, तुम चुपचाप अपने कमरे में गईं। क्वोन अभी भी सो रहा था, ब्लैंकेट के नीचे सिकुड़ा हुआ, उसकी छोटी छाती हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। तुम्हारे चेहरे पर एक नरम मुस्कान आई जैसे ही तुमने नीचे झुककर उसके गोलमटोल गाल पर किस दे दिया, उसकी त्वचा की गर्मी को महसूस करते हुए। उसके बाल बेतरतीब थे, छोटे छोटे गुच्छों में बाहर निकले हुए। उसे जगाए बिना तुमने जल्दी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गईं। भाप ने छोटी जगह को भर दिया जैसे ही गर्म पानी तुम्हारी त्वचा से टकराया, नींद को धोते हुए। 18 मिनट बाद तुम बाहर निकली, एक तौलिया अपने चारों ओर लपेटते हुए। तुम्हारे बालों से पानी टपक रहा था जैसे ही तुमने क्लॉक पर नजर डाली। समय तेजी से भाग रहा था। कमरे से निकलने से पहले तुमने नीचे झुककर क्वोन के गाल पर एक और नरम किस दे दिया, अपनी उंगलियों से उसके छोटे हाथ को नरमी से सहलाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। उसकी त्वचा नरम थी, उसका शरीर नींद से गर्म था। बेबी, तुमने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी आवाज मुश्किल से सांस से ऊपर थी। तुम उसे बेबी तभी बुलाती थी जब उसके डैड्स आसपास नहीं होते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि तुम उसके अलावा कोई और नाम इस्तेमाल करो। क्वोन ने अपनी नाक सिकोड़ी और नींद में एक हल्की बुदबुदाहट निकाली, उसका छोटा हाथ अपनी आंखों पर रखते हुए रोशनी को रोकने की कोशिश की। महम्मा, उसने नींद में बुदबुदाया, उसकी आवाज नींद से दबी हुई थी। वह इतना अडोरेबल लग रहा था, एक छोटे डम्पलिंग की तरह सिकुड़ा हुआ,
कि उसे जगाना सबसे मुश्किल काम लग रहा था। लेकिन स्कूल जरूरी था, इसलिए तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। सावधानी से तुमने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटीं और उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसका छोटा शरीर तुम्हारे खिलाफ ढीला पड़ गया, उसका चेहरा तुम्हारे कंधे में दब गया। जैसे ही उसने एक छोटी सांस छोड़ी, उसकी बाहें स्वचालित रूप से तुम्हारी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं, जैसे जागने से इनकार कर रहा हो। तुमने उसका तौलिया लिया और उसे बाथरूम में ले गई। उसका नींद भरा वजन तुम्हारे खिलाफ टिका हुआ था। जैसे ही तुमने बाथटब को गर्म पानी से भरा, तुमने उसकी ओर मुड़कर उसे पूरी तरह जगाने की कोशिश की। बेबी, देखो। टब टब, तुमने चीयरफुल स्वर में कहा, पानी को छूकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। उसकी पलकें फड़फड़ाई और उसकी नींद भरी आंखें थोड़ा सा खुली। क्वोन को बाथ लेना पसंद था, उसे सचमुच पानी से प्यार था। जैसे ही उसने पानी भरने की आवाज सुनी, उसका छोटा शरीर उत्साह से हिल गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर तुम्हारी गर्दन के गड्ढे से उठाया। उसकी नींद भरी आंखें थोड़ा और खुल गईं। जैसे ही उसकी नजर बाथटब पर पड़ी, उसके होंठ एक चौड़ी मुस्कान में फैल गए। तुमने उसे नरमी से टब में बिठा दिया। पानी का स्तर कम था, बस इतना कि वह सुरक्षित रूप से स्प्लैश कर सके और खेल सके। तुमने सावधानी से उसके कपड़े उतारे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे ठंड न लगे, और उसे धोना शुरू किया। उसके छोटे हंसने की आवाज बाथरूम में गूंज रही थी जैसे ही वह अपने हाथों से पानी उछाल रहा था, गर्मी का आनंद लेते हुए। उसके बात को खत्म करने के बाद तुमने उसे एक नरम तौलिए में लपेट दिया और उसे मिरर के सामने ले गईं। वह वहां खड़ा था, अपने छोटे हथेलियों से अपने गाल रगड़ते हुए, अपना सिर झुकाते हुए जैसे खुद को इंस्पेक्ट कर रहा हो। आप बहुत क्यूट लग रहे हो। चलो, तुमने प्लेफुल मुस्कान के साथ कहा, उसके गीले बालों को ठीक करते हुए। लेकिन सहमत होने के बजाय उसने अचानक शिकायत की और बाहर हाथ बढ़ाया, अपने दोनों हाथों से तुम्हारा चेहरा पकड़ लिया। उसकी छोटी उंगलियां तुम्हारे गालों पर दब गईं जैसे ही उसने होंठ सिकोड़े। नहीं, मम, उसने विरोध किया, अपना सिर हिलाते हुए। आपने गलत किया। पहले क्वोन पूछेगा, फिर आप कहेंगी। तुमने सांस छोड़ी, एक अच्छी माँ की तरह सिर हिलाया, हंसी को रोकते हुए। वह कुछ चीजों के बारे में बहुत पर्टिकुलर था, यह अडोरेबल था। अपना गला ड्रामेटिक ढंग से साफ करते हुए वह मिरर की ओर मुड़ा और जोर से गंभीर आवाज में पूछा, मम, मैं कैसे लग रहा हूं? तुमने नीचे झुककर उसके गाल पर किस दे दिया, मुस्कुराते हुए। आप सुपर हीरो की तरह लग रहे हो। चलो, अब चलें। क्वोन की आंखें चमक उठीं और बिना एक पल गवाए उसने अपने हाथ हवा में उठा दिए जैसे एक उड़ता हुआ सुपर हीरो। लेट्स जियो, उसने चिल्लाया, आगे भागते हुए। अब तुम क्वोन के पीछे चल रही थी, एक हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा और दूसरे में दूध का आधा भरा ग्लास लिए हुए। वह अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। क्वोन, बस थोड़ा, तुमने पुकारा, उसके साथ चलने की कोशिश करते हुए। जवाब देने के बजाय वह अचानक तेजी से भागा, काउच के पीछे दौड़ते हुए। ब्रूम, उसने कार की आवाज निकाली, हंसते हुए जैसे ही वह तुम्हारी नजरों से गायब हो गया। तुमने थकी हुई सांस छोड़ी, थकान महसूस करते हुए। सुबह सुबह कम एनर्जी के साथ उसके पीछे भागना थका देने वाला था। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ी, बम्थ, तुम जमीन से टकरा गई। अचानक टक्कर ने तुम्हारा बैलेंस छीन लिया, लेकिन इससे पहले कि तुम लड़खड़ा जाती, उसके मजबूत हाथों ने तुम्हारी कमर पकड़ ली, तुम्हें स्थिर करते हुए। तुम्हारे हाथ में ग्लास झुक गया और थोड़ा दूध तुम्हारे पैर पर गिर गया। आह, तुमने हांफते हुए कहा, अपनी त्वचा पर ठंडा तरल महसूस करते हुए। जिमिन ने तुम्हारी पोस्चर को एडजस्ट किया और सुनिश्चित किया कि तुम ठीक से खड़ी हो। उसकी आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं, एक तेज ग्ले ने तुम्हें कठिनाई से निगलने पर मजबूर कर दिया। सॉरी, तुमने हकलाते हुए कहा, अपनी नजर नीचे कर ली। उसके जवाब का इंतजार किए बिना तुम जल्दी से क्वोन की ओर दौड़ी, टेंशन से बचने में राहत महसूस करते हुए। जिमिन, हालांकि, वहां खड़ा रहा, उसकी तेज नजर तुम्हारी हरकतों का पीछा कर रही थी। उसकी आंखें थोड़ा नरम पड़ गईं,
जब उसने नोटिस किया कि तुम क्वोन को खिलाने में कितनी मेहनत कर रही थी। छोटा लड़का अभी भी इधर उधर भाग रहा था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ी सिकुड़ गई थी उसके सारे उत्साह की वजह से। तुमने सांस छोड़ी, यह जानते हुए कि तुम उसे और नहीं दौड़ा सकती। इसके बजाय तुम वहां खड़ी रहीं, थकी हुई एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए। क्वोन, तुम्हारी स्थिरता को नोटिस करते हुए, अचानक तुम्हारे चारों ओर सर्कल्स में भागने लगा, जोर से हंसते हुए। उसके छोटे हाथ बाहर फैले हुए थे जैसे वह एयरप्लेन बनने का प्रिटेंड कर रहा हो। फिर अचानक से उसने तुम्हारे पैरों को अपनी बाहों में लपेट लिया, उन्हें कसकर हाथ करते हुए हंस रहा था। उसका छोटा सिर तुम्हारे खिलाफ टिका हुआ था। जैसे ही उसने ऊपर चमकती आंखों से देखा, पेट भर गया। क्वोन भर गया, उसने गर्व से घोषणा की। तुमने हल्के से हंसा, उसके बालों को बिखेरते हुए जैसे ही वह तुम्हारे खिलाफ हंस रहा था। क्वोन ने अपने शब्दों को गाया, हर अक्षर को प्लेफुल ढंग से खींचते हुए तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, बस यह दूध पी लो, थोड़ा सा, तुमने कहा, ग्लास को बाहर बढ़ाते हुए। बिना झिझक उसने अपना सिर पीछे झुकाया और इसे एक घूंट में पी लिया। दूध की एक छोटी बूंद उसके होठों पर रह गई, और इससे पहले कि वह इसे अपनी स्लीव से मैसिली पोंछता, तुमने नरमी से अपनी उंगलियों से इसे साफ कर दिया। इस बीच जिमिन मिरर के पास खड़ा था, अपनी टाई बांधते हुए। उसकी तेज आंखें सटली उस दृश्य को देख रही थी। उसके हाथ फैब्रिक के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और लग रहा था। खाली ग्लास और बचे हुए ब्रेड को काउंटर पर रखने के बाद तुम लिविंग रूम में लौटीं। क्वोन फर्श पर बैठा था, क्यूरियसली देख रहा था जैसे ही तुमने उसे उसके जूते पहनाने में मदद की। उसके छोटे हाथ तुम्हारी हरकतों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, शूलेसेस बांधना सीखते हुए। उसकी भौहें गहरी कंसंट्रेशन में सिकुड़ गईं, उसके होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे। तभी क्वोन, यो की आवाज ने हवा को चीर दिया, जिससे तुम थोड़ा सहम गई। क्वोन, हालांकि, तुरंत खिल उठा, उसका सिर उत्साह से ऊपर उठ गया। जैसे ही तुमने खत्म किया, तुम स्वचालित रूप से पीछे हट गई, जगह देते हुए जैसे ही यो ने आगे बढ़कर क्वोन को आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। क्वोन के छोटे हाथ अपने पिता के कंधों से चिपक गए, और बिना झिझक उसने यो के गाल पर एक किस दे दिया इससे पहले कि वह उसे कसकर हग कर ले। गुड मॉर्निंग, डैडी, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। यो का चेहरा नरम पड़ गया, उसका यूजुअल कंपोस्ट डिमीनर गर्मी में पिघल गया। उसने क्वोन के गाल पर किस दे दिया, उसे सिक्योरली अपनी बाहों में पकड़े हुए। गुड मॉर्निंग, मेरे प्रिंस, उसने धीरे से कहा। क्वोन को अभी भी अपनी गोद में लिए हुए, यो ने एक हाथ से उसका छोटा स्कूल बैग उठाया, सब कुछ आसानी से बैलेंस करते हुए। दोनों बातें करते रहे जैसे ही वे बाहर निकले, उनका बंधन हर छोटे एक्सचेंज में साफ झलक रहा था। तुम वहां एक पल के लिए खड़ी रहीं, उन्हें जाते हुए देखते हुए। तुम्हारे सीने में एक छोटी सी उदासी की टीस उठी। क्वोन ने आज गुड बाय नहीं कहा था, लेकिन तुमने जल्दी से इसे झटक दिया, हल्के से सिर हिलाते हुए। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। पीछे मुड़ते हुए तुम्हारी नजर जिमिन पर पड़ी। वह अभी भी वहां खड़ा था, उसकी उंगलियां अपनी टाई के साथ उलझ रही थी, उसकी भौहों के बीच एक हल्की सिकन बन रही थी। तुम एक सेकंड के लिए झिझकी, इससे पहले कि तुम उसके करीब कदम बढ़ाती। में आए, तुमने धीरे से पूछा। जिमिन के हाथ बीच में रुक गए जैसे ही उसने तुम्हारी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन था, लेकिन एक संक्षिप्त पॉज के बाद उसने धीरे से फैब्रिक को छोड़ दिया, तुम्हें आगे आने की इजाजत देते हुए। तुम्हारी उंगलियों ने नॉट के साथ काम किया, टाई को प्रैक्टिस ईज के साथ सावधानी से ठीक करते हुए। जैसे ही तुम ऐसा कर रही थी, एक छोटी सी याद ताजा हो गई, तुम्हारी बड़ी बहन के धैर्य भरे हाथ, तुम्हारे हाथों को गाइड करते हुए जैसे ही उसने तुम्हें पहली बार टाई बांधना सिखाया था। तुमसे एक नरम सांस निकली, नॉस्टैल्जिया से या किसी और चीज से, तुम्हें यकीन नहीं था। कितना परफेक्ट था, या शायद कितना परफेक्ट पहले लगता था। जैसे ही तुमने उसकी टाई को ठीक करना खत्म किया, तुमने उसका कॉलर वापस जगह पर मोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ी। लेकिन इससे पहले कि तुम एक कदम उठा पाती, एक मजबूत पकड़ ने तुम्हारी कलाई को जकड़ लिया। इससे पहले कि तुम रिएक्ट कर पाती,
तुम्हारा हाथ तुम्हारी पीठ के पीछे मोड़ दिया गया। आह! तुमने चीख मारी। अचानक दर्द तुम्हारी चोटिल कलाई में दौड़ गया। जिमिन चुप रहा। उसका चेहरा अनरीडेबल था जैसे ही उसने तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखा। आप दोनों बहनें कितनी अच्छी टाई बांधती हैं। हाँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में कुछ डाक था। क्या यह खूबसूरत नहीं है? बिना वार्निंग के उसने तुम्हारी कलाई को और जोर से मोड़ा, जिससे तुम दर्द से चीख उठीं। जा जिमिन, रुक जाओ प्लीज, यह दुखता है, तुमने हांफते हुए कहा, दर्द से सिकुड़ते हुए। लेकिन वह नहीं रुका। उसे परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने तुम्हें काउच पर जोर से धकेल दिया। आह! तुम्हारा सिर लकड़ी के किनारे से टकराया, जिससे तुम्हारी खोपड़ी में एक तेज जलन हुई। लेकिन इससे पहले कि तुम रिकवर कर पाती, उसका हाथ तुम्हारे चेहरे को जोर से पकड़ लिया, तुम्हें उसकी ठंडी, अनफॉरगिविंग आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए। यह मत सोचो कि हम तुम्हें बेहतर ट्रीट करेंगे सिर्फ इसलिए कि तुम उसके जैसी दिखने की कोशिश करती हो या उसके जैसे काम करती हो। उसने तंज कसा। उसकी पकड़ सख्त हो गई। मैं भूल गया, तुम्हारा खून एक जैसा है ना? खून कभी एक दूसरे को बीट्रे नहीं करता। हम यह कैसे भूल सकते हैं? उसके शब्द तुम्हारी कलाई के दर्द से ज्यादा गहरे चुभे। हर अक्षर में एक जहरीली नाराजगी थी जिसे तुम समझ नहीं सकी। इससे पहले कि तुम कुछ कह पाती, उसने तुम्हारे बालों को मुट्ठी में लिया, तुम्हें ऊपर खींचा और अपने कमरे की ओर घसीटना शुरू कर दिया। तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए। तुम्हारा दिल डर से तेजी से धड़क रहा था। जी जिमिन, प्लीज। सॉरी, तुमने टूटे हुए स्वर में कहा, उसकी कठोर पकड़ के साथ चलने की कोशिश करते हुए। उसने नहीं सुना। उसे परवाह नहीं थी। एक आखिरी जोरदार धक्के के साथ उसने तुम्हें बाथरूम में फेंक दिया। तुम्हारा कोहनी ठंडे, सख्त फर्श से टकराई एक बीमार करने वाली थपकी के साथ। दर्द तुम्हारी हड्डियों में दौड़ गया, लेकिन यह वह चीज नहीं थी जिसने तुम्हारा पेट मरोड़ दिया। यह उसकी आंखों में वह भयानक खालीपन था। तुमने उसकी ओर पलकें झपकाईं, कांपते हुए। तुम्हारा शरीर अपने आप में सिकुड़ गया। इस बार तुम्हारी गलती क्या थी? सिर्फ इसलिए कि उसे तुम्हारा चेहरा नापसंद था? फिर उन्होंने तुमसे शादी क्यों की? क्या वे पागल थे? तुम्हारी सांस अटक गई जैसे ही तुम पीछे रेंगने की कोशिश की, किसी तरह उसके और अपने बीच थोड़ी दूरी बनाने के लिए बेताब। तुम्हारा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। तुम्हारे हाथ ठंडे फर्श के खिलाफ दबे हुए थे जैसे ही आंसुओं ने तुम्हारी नजर को धुंधला कर दिया। जिमिन, प्लीज। तुम्हारी आवाज एक कमजोर सिसकी में टूट गई। उसने अपने हाथ में पतली छड़ी ली, इसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए जैसे ही उसकी गहरी आंखें तुम पर टिक गईं। तुम्हारी सांस रुक गई और डर की एक ठंडी लहर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ गई। तुम कांप रही थी। तुम्हारा शरीर स्वचालित रूप से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। हाथों को ठंडे फर्श पर दबाते हुए तुम कमजोरी से पीछे रेंगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारे पीछे की जगह बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। जिमिन, प्लीज। तुम्हारी आवाज टूट गई। तुम्हारे शब्दों में बेताबी घुल गई। देखो, मैं मुझे माफ कर दो, प्लीज, कम से कम मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही तुम्हारी त्वचा में एक तेज जलन दौड़ गई। स्मैक! पतली छड़ी तुम्हारे पैर पर गिरी, जिससे तुम्हारी टांग में तेज दर्द उठा। तुम्हारे होठों से एक दबी हुई सिसकी निकली। आंखों में तुरंत आंसू भर आए, लेकिन वह रुका नहीं। स्मैक! स्मैक! बार बार छड़ी तुम्हारी टांगों पर पड़ी। तेज प्रहार सफेद कपड़े को ऐसे चीर रहे थे जैसे वह वहां था ही नहीं। उसने कोई सुरक्षा नहीं दी। हर प्रहार पिछले से ज्यादा दुखदाई था। तुम्हारी त्वचा पर एक जलती हुई लकीर छोड़ रहा था। तुम हांफी। हाथ अपने आप नीचे गए ताकि खुद को बचा सकें। लेकिन जैसे ही तुम्हारी उंगलियां जलते दर्द को छूने लगी, अगला प्रहार तुम्हारे हाथों पर पड़ा। थ्वैक! तुम्हारे गले से एक तेज चीख निकली जैसे ही छड़ी तुम्हारी उंगलियों पर लगी, जिससे तुम पीछे हट गईं। तुम्हारा पूरा शरीर कांप रहा था। सिसकियां तुम्हें तोड़ रही थी। प्लीज! तुमने विनती की। आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी।
टूटी हुई और बेताब। लेकिन क्या उसे परवाह थी? नहीं, इस घर में कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता था, सिवाय क्वोन के। इस सब में तुम्हारी गलती क्या है, हाँ? क्या सचमुच हर दिन तुम्हें मारना जरूरी है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वे गुस्से में हैं? वे कहते हैं कि तुम्हें चोट पहुंचाने की कोई वजह नहीं है, लेकिन क्या यह सच है? तुमने अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया, अपने आप में सिकुड़ गईं, जैसे ही सिसकियां तुम्हारे शरीर को हिला रही थी। आंसू तुम्हारी नजर को धुंधला कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे हाथ अपने आप हिल रहे थे। कांपते हुए वे तुम्हारी पहले से चोटिल टांगों को अगले प्रहार से बचाने की कोशिश कर रहे थे। छड़ी फिर नीचे आई, और फिर तुम्हारी त्वचा जल रही थी, हर प्रहार के साथ गुस्से भरा लाल रंग ले रही थी। तुम्हारी दबी हुई चीखें खाली जगह में गूंज रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। तभी जिमिन, तुम्हें ऑफिस जाना है, जेहोप ह्यूंग बुला रहे हैं। जंगकुक की आवाज तनाव को चाकू की तरह काट गई। वह अंदर आया, सामने के दृश्य से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसकी नजर तुम्हारी ओर एक पल के लिए भी नहीं झुकी, जैसे तुम वहां थी ही नहीं, जैसे तुम्हारा दुख सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज था। जिमिन ने नाराजगी भरी सांस छोड़ी और आखिरकार छड़ी को एक तरफ फेंक दिया। यह फर्श पर खटखटाते हुए रुकी, तुम्हारे कांपते हाथों के पास आकर ठहर गई। उसकी नजर तुम पर एक पल के लिए ठहरी, तुम्हारा सिर झुका हुआ, हाथ तुम्हारी टांगों पर ताजा जलते निशानों को सहला रहे थे। जैसे ही चुपचाप सिसकियां तुमसे निकल रही थी, उसने एक शब्द नहीं कहा, वह बस चला गया। लेकिन जंगकुक, वह अभी भी वहां था। उसकी मौजूदगी तुम पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही वह करीब आया, उसके चमकते जूते तुम्हारे सिकुड़े हुए शरीर से बस कुछ इंच दूर रुक गए। धीरे से वह नीचे झुका, अपना सिर झुकाते हुए तुम्हारे आंसुओं से भरे चेहरे को देखा। फिर एक स्वर में जो लगभग मॉकिंग सा लग रहा था, उसने कहा, ऑफ, कोई क्यों रो रहा है, हाँ? उसके शब्दों के असर से तुम्हारी आंखों से और आंसू बह निकले। तुम्हारा शरीर दर्द और अपमान दोनों से कांप रहा था। जंगकुक की स्मर्क और गहरी हो गई। बिना वार्निंग के उसकी उंगलियां तुम्हारे बालों में उलझ गईं, उन्हें कसकर पकड़कर तुम्हारा सिर पीछे खींच दिया। तुम्हारे होठों से एक तेज हांफ निकली। आह! तुम चीखीं, तुम्हारी खोपड़ी में जलन हो रही थी। जैसे ही तुम्हारा चेहरा ऊपर की ओर मजबूर हुआ, तुम्हारे हाथ अपने आप ऊपर गए, उंगलियां उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गईं, ताकि उसकी पकड़ ढीली करने की बेताब कोशिश करें। लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी, अडिग। जंगकुक, तुम्हारी कमजोर सिसकियां सचमुच मुझे उत्तेजित कर देती हैं। तुम सिसक रही थी, जैसे ही उसने तुम्हारे बालों को पकड़कर तुम्हें खड़ा कर दिया। तुम प्लीज जंगकुक न, अभी नहीं, प्लीज। उसने तुम्हें बाहर निकाला और बिस्तर पर फेंक दिया। तुम नरम मैट्रेस पर गिरी, लेकिन सिसक रही थी, आने वाली घटना के बारे में सोचते हुए। तुमने अपने हाथों से अपने ऊपरी शरीर को सहारा दिया जैसे ही तुम सिसक रही थी। तुमने अपना सिर जंगकुक की ओर घुमाया जैसे ही तुमने उसे अपनी सफेद शर्ट उतारते देखा। तुम सिसक रही थी, जैसे ही तुमने अपनी टांगों को अपने करीब खींचा और कमजोरी से पीछे रेंगी। जंगकुक, तुम्हें ना कहने की हिम्मत है, हाँ? क्या मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं सिखाया? तुम उसे देखते हुए सिसक रही थी। तुम जा जंगकुक, प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें ना नहीं कह रही, प्लीज बस सुनो। मैं सचमुच इसे हैंडल नहीं कर पा रही। प्लीज समझने की कोशिश करो। आह! उसने तुम्हारे टखनों को जोर से खींचा, तुम्हें बिस्तर पर लिटा दिया। वह तुम्हारे ऊपर मंडराया जैसे ही तुम सिसक रही थी, और अपने हाथों को उसकी छाती पर रखकर दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उसने तुम्हारी गर्दन को चूमने की कोशिश की, लेकिन तुम अपना सिर इधर-उधर घुमा रही थी, रोते हुए। तुम जंगकुक, प्लीज रुक जाओ, नहीं। और जल्द ही तुम्हारा चोटिल चेहरा जोर से दूसरी ओर मुड़ गया। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। तुम सिसक रही थी, जैसे ही तुम्हारे हाथ उसकी छाती पर मारना बंद कर दिए। उसने तुम्हारा चेहरा जोर से पकड़ लिया जैसे ही तुमने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया ताकि उसे तुम्हारी गर्दन तक पहुंच मिल सके। आंसू तुम्हारी आंखों से लुढ़क रहे थे।
क्या सचमुच एक लड़की इसके लायक है? उसने कपड़ा हटा दिया, इसे जितना हो सके उतना जोर से खोलते हुए। तुम सिसक रही थी। 1 साल हो गया था। तुम सचमुच उनकी मार और उससे भी ज्यादा जबरदस्ती के लायक नहीं थी। तुम सिसक रही थी जैसे ही उसने जोर लगाना शुरू किया। तुम्हारे हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर पिन कर दिए गए थे। अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस तरह ट्रीट किया जाएगा। पहले उन्होंने तुमसे जबरदस्ती शादी की, मारना और गाली देना शुरू किया और फिर धीरे धीरे तुम पर खुद को थोपना शुरू कर दिया। तुमने हर दिन अपने ही पतियों द्वारा जबरदस्ती की कल्पना की। इसे क्या कहा जा सकता है? बदला या ईगो सैटिस्फैक्शन? तुम रो पड़ी जब उसने और जोर से धक्का मारा। जंगकुक, हांफते हुए और जोर से धक्का मारते हुए, इस तरह तुम्हें रोना चाहिए। तुमने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया, अब और रोते हुए क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था। उसके धक्कों का असर तुम्हारे पेट पर दिख रहा था। तुम्हारा पेट खाली था, जिससे यह और दर्दनाक हो रहा था। इस बीच दूसरी ओर यो ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा, दूसरा हाथ उसकी गोद में लेजली टिका हुआ था। जैसे ही उसने पैसेंजर सीट पर अपने बेटे की ओर देखा, उसका चेहरा अनरीडेबल था, लेकिन उसका स्वर तेज था। मुझे तुम्हारा टीचर पसंद नहीं। क्वोन हंसा, अपनी छोटी टांगों को हिलाते हुए सीट बेल्ट के साथ खेल रहा था। उसकी शरारती आंखें चमक रही थी जैसे ही उसने यो की ओर मुड़ा। सैम पिंच, डैडी, उसने चहकते हुए कहा, मुस्कुराते हुए। यो अपने बेटे के प्लेफुल शब्दों पर हंसा। क्वोन के साथ वह हमेशा हल्का महसूस करता था, खुश। उसके छोटे बेटे में कुछ ऐसा था जो दुनिया को थोड़ा कम ठंडा लगने देता था। उसने कार को स्कूल के ड्राइववे में खींचा और पार्क कर दिया, बाहर निकलकर क्वोन को अंदर तक छोड़ने गया। जैसे ही वे हॉलवे से गुजरे, विस्पर्स और लॉन्गिंग स्टेयर्स उनके पीछे चले। फीमेल टीचर्स हमेशा की तरह उन्हें सबको एडमायर करने से खुद को रोक नहीं सकी। यह ध्यान यो और बाकी बीटीएस मेंबर्स को कभी पसंद नहीं था, लेकिन यह अनअवॉइडेबल हो गया था। क्वोन उन लिंगरिंग नजरों से अनजान यो की स्लीव को खींचा, उसे थोड़ा नीचे झुकाते हुए। उसने झुककर फुसफुसाया, डैडी, देखो, रिया भी आज स्कूल आई है। यो ने अपने बेटे की नजर का पीछा किया और स्मर्क्ड। ओह, उसने अम्यूजमेंट में हमने। वह ठीक ठीक जानता था कि क्वोन इतना एक्साइटेड क्यों था। रिया उसकी फेवरेट प्लेमेट थी, जिसके पास वह स्कूल खत्म होते ही भागता था, जिसके साथ वह अपने सारे छोटे सीक्रेट्स शेयर करता था। क्वोन के सिर पर एक आखिरी थपकी के साथ यो मुड़ा और अपनी कार की ओर वापस चला गया। वह ड्राइवर सीट में बैठा लेकिन इंजन अभी शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और एक क्विक कॉल किया। क्वोन का ख्याल रखना, उसे कहीं जाने मत देना, ओके। दूसरे छोर पर गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, श्योर सर। क्वोन उनके लिए सब कुछ था। उसकी सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। उन्होंने उसके स्कूल पर गार्ड्स तैनात किए थे, न सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि उसके आसपास की हर चीज पर नजर रखने के लिए। क्योंकि यो और बाकियों के लिए क्वोन उनकी दुनिया था। वे उसके लिए कुछ भी करते। लेकिन जहां यह उसका गहरा पिता का प्यार दिखाता था, एक अच्छा पति होने का क्या? अगर आपको यह कहानी का पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।